गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि आप लोग को पता हो ही चुका होगा कि 17 दिसंबर को जो है बिहार दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसी के लिए जो है एडिटेरिया का ये वॉल्यूम 2 जो है एक प्रैक्टिस सेट आया हुआ है, जिसमें प्रैक्टिस सेट यानी मॉडल 15 दिया हुआ है। तो हम लोग हर दिन जो है 2-3 प्रैक्टिस सेट देखेंगे और बहुत ही फास्ट तरीक़ा से देखेंगे दोस्तों। यानी बिल्कुल इसमें बकवास नहीं होगा। जो आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट तथ्य होगा सिर्फ वही इंक्लूड रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, पहला सेट दिया हुआ है तो स्टार्ट करते हैं इसको दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल की उपाधि धारण की थी? तो ये नरसिंहवर्मन जो है, नरसिंहवर्मन फर्स्ट जो है महामल की उपाधि धारण किया था। और ये जो है पल्लव वंश का शासक था, पल्लव वंश का शासक था। और ये भी एक और उपाधि धारण किया था जिसको बोला जाता है वात्पीकोंड। वात्पीकोंड का उपाधि भी नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने ही धारण किया था। पल्लव वंश का संस्थापक हो जाएगा आपको श्री विष्णु, पल्लव वंश का संस्थापक श्री विष्णु, और इसका राजधानी था कांचीपुरम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम ये गुप्त काल में हुआ था। ध्यान रखेंगे, गुप्त काल में हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त हो जाएंगे। और गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा चंद्रगुप्त फर्स्ट, जो महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। गुप्त संवत कब स्टार्ट हुआ था? तो ध्यान रखेंगे, गुप्त संवत स्टार्ट हुआ था आपको 319 से 320 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। और ये स्टार्ट किया था चंद्रगुप्त फर्स्ट ने ही स्टार्ट किया था। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनानी शासक मीनांडर को पराजित किया था। तो मीनांडर को पराजित किया था पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। और शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो विदिशा थी। शुंग वंश की राजधानी विदिशा थी, ध्यान रखेंगे। अब बरहुत स्तूप का निर्माण भी पुष्यमित्र शुंग ने ही करवाया था। और शुंग वंश का अंतिम शासक को याद रखेंगे, शुंग वंश का अंतिम शासक ये देवभूति था, ठीक है। और पतंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग के सभा में रहते थे। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पे 322 ईस्वी में बैठा था, 322 ईस्वी में बैठा था। और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को ही सेंडोक्रोट्स कहा था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था? तो सेंडोक्रोट्स कहा था। और प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र जो चाणक्य के द्वारा लिखी गई है, ध्यान रखें, उन्हीं के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट देखते हैं, किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? तो ये अथर्ववेद में जो है परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो इब्न बतूता को जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मिलान करना है, इसमें पूछा है कि कौन सम्मिलित नहीं है। तो दीवाने खैरात तो फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। दीवाने अर्ज बलबन, दीवाने कोहो मोहम्मद बिन तुगलक, दीवाने मुस्त खराज जो है ये अलाउद्दीन खिलजी का है, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरमदल से मुक्त किया था? तो हरमदल से मुक्त किया था स्वयं को 1562 में। अब 1562 में ही दास प्रथा का अंत भी किया था, ध्यान रखेंगे, 1562 में ही दास प्रथा का अंत किया था। और अकबर पानीपत का दूसरी लड़ाई कब किया था? तो 1556 में, ध्यान रखेंगे, पानीपत का दूसरी लड़ाई 1556 में हुआ था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा गया? तो बंगाल का स्वर्ग कहा गया था अलीवर्दी खां के शासनकाल में, अलवर्दी खां के शासनकाल में। और अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये सूरजदौला था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? तो उस समय गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग, 1774 से 85 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल विभाजन प्रभावी लागू हुआ था? तो बंगाल विभाजन प्रभावी लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था, ठीक है। और उस समय जो है लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था, ध्यान रखेंगे, 19 जुलाई 1905,
ठीक है। बंगाल विभाजन किया गया था 19 जुलाई 1905 और लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? तो भूमिज विद्रोह का जो संबंध है झारखंड राज्य से है। और आइए देखते हैं कि झारखंड राज्य में और कौन कौन सा विद्रोह हुआ है। तो चेरो विद्रोह जो है झारखंड राज्य में हुआ 1770 से 71 में, और कोल विद्रोह 1831 से 32 में, संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह भी झारखंड में ही हुआ था। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे थे? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग जो है पदों के भूखे थे। और अरविंद घोष ने क्या कहा था? तो अरविंद घोष ने कहा था कि कांग्रेस को क्षय रोग से मरने वाली संस्था बताया था। कांग्रेस को क्षय रोग से मरने वाली संस्था बताया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जलियांवाला बाग से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया था। तो हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया था 1920 में, और ये प्रभावी हुआ था 28 मई 1920 को जो है अपना रिपोर्ट जारी किया था। 28 मई 1920 को अपनी रिपोर्ट जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय विद्रोह के कारण। तो भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है, इसका आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। वीर सावरकर की पुस्तक है वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलकनंदा और पिंडारी नदी का संगम स्थल कहाँ है? तो संगम स्थल को क्या कहा जाता है? तो ये कर्णप्रयाग कहा जाता है। अलकनंदा और पिंडारी नदी के संगम स्थल को कर्णप्रयाग कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? तो ये काली मिट्टी में जो है कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है, ध्यान रखेंगे, और इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है। तो दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को पाक स्ट्रेट जोड़ती है। इसका आंसर हो जाएगा डंकन पास। इसका आंसर हो जाएगा आपको डंकन पास जोड़ती है दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को। ये पाक स्ट्रेट जो है ये भारत से श्रीलंका को अलग करती है। पाक स्ट्रेट भारत को श्रीलंका से अलग करती है। 10 डिग्री चैनल, तो 10 डिग्री चैनल के बारे में भी ध्यान रखेंगे। ये लघु अंडमान तथा कार निकोबार के मध्य स्थित है। लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है, नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग है? तो नंदा देवी एवं नंगा पर्वत जो है ये हिमालय का भाग है। हिमाद्री हिमालय को ही बृहत हिमालय कहा जाता है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। और इसी में जो है कंचनजंगा, नंगा पर्वत और नंदा देवी इसी का भाग है। नेक्स्ट देखते हैं, म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य की सीमा लगाती है? तो म्यांमार के साथ जो है भारतीय राज्य की 4 सीमा लगता है। ऊपर से अगर आए तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, काराकोरम रेगिस्तान स्थित है। तो काराकोरम रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है? तो काराकोरम रेगिस्तान तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है सहारा है, जो लगभग 11 देशों से सीमा छूता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? तो विनोपेगा झील जो है रूस में स्थित नहीं है। विनोपेगा झील ये कनाडा में स्थित है। बाकी ओनेगा झील, बैकाल झील और लाडोगा झील ये रूस में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भू अवशिष्टित देश नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पलाऊ जो है, पलाऊ नहीं है। बाकी जो देश है भू अवशिष्टित देश है। नेक्स्ट है, पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पंबा केरल राज्य में स्थित है। पंबा के अलावा गिरनार पर सिंचाई परियोजना जो है महाराष्ट्र में स्थित है। गिरनार सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? तो बिहार में जो है सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन जो है पश्चिम चंपारण में होता है। तो पश्चिम चंपारण यानी उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पड़ता है। तो इसका आंसर उत्तर पश्चिम क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेखी समिति का संबंध किस कर से है? तो रेखी समिति का संबंध जो है अप्रत्यक्ष कर से है। रेखी समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है। और एल.के. झा समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है, ध्यान रखेंगे। एल.के. झा समिति का संबंध भी अप्रत्यक्ष कर से है। तो दोनों याद रखेंगे, रेखी समिति और एल.के. झा समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है, जबकि वाचु समिति का संबंध प्रत्यक्ष कर से है। वाचु समिति का संबंध प्रत्यक्ष कर से है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार की कौन सी योजना या परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत माल परियोजना, भारत माल परियोजना। ठीक है, भारत माल परियोजना जो है ये पर्वतों पे जो है बनाया जा रहा है पर्यटकों के लिए, वही है भारत माल परियोजना। यानी एक पर्वत से दूसरे पर्वत के पार जाने के लिए भारत माल परियोजना बनाया जा रहा है। बाकी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का आरंभ हुआ था जनवरी 2015 में। सागर माल परियोजना का आरंभ हुआ था आपको मार्च 2015 में, और सुकन्या समृद्धि योजना का भी हुआ था 2015 में। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के द्वारा जो है राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था। इसके अलावा दुर्गापुर भिलाई भी जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही स्थापित किया गया था, और दूसरी पंचवर्षीय योजना हुआ था 1956 से 61 तक। नेक्स्ट देखते हैं, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से शिक्षा जो है ये तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ध्यान रखेंगे, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई द्वारा कॉमर्शियल बैंकों में जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंकों पे जिस दर पर नगद प्राप्त किया जाता है उसे रिवर्स रेपो दर कहा जाता है, रिवर्स रेपो दर। और रिवर्स रेपो दर इसे कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? तो कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान किस अनुसूची में है? तो इस 7वीं अनुसूची में, अनुसूची जो है 7वीं अनुसूची में, ध्यान रखेंगे। राज्य सूची समवर्ती सूची ये जो है 7वीं अनुसूची में है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, बत्तीस नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? तो प्रस्तावना में देखते हैं। लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देखते हैं। नेक्स्ट है, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? तो ये समानता के अधिकार में जो है सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है। नेक्स्ट है, किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामले में मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने वाले वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त किया गया है? तो ये 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो ये थे आपको जीबी मावलंकर थे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो ये 2 अगस्त 2005 में प्रदान की गई थी। ठीक है, जून 2005 में, सब जो 2005 ही दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा जून 2005 में किया गया था। जून 2005 यानी 15 जून 2005 को स्वीकृति प्रदान किया गया था। लागू कब हुआ था? तो 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ था, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ये करता है आपको पंचायत सचिव करता है। नेक्स्ट है, उपयुक्त कथन के संबंध में कौन सा एक सही है उसको देखना है। तो आइए देखते, कथन पढ़ते हैं। संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई। तो बिल्कुल सही है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, इसका आंसर हो जाए। ए एवं बी दोनों ही सही, परंतु बी सही स्पष्टीकरण नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1949 यानी 14 सितंबर, ध्यान रखेंगे 14 सितंबर 1949 को हिंदी को जो है राजभाषा के रूप में मान्यता दी थी। इसलिए 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को भी। नेक्स्ट है, पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज जो है ये राज्य सूची का विषय है, नेक्स्ट है,
हरित गृह अभाव का अर्थ है, तो हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और सबसे ज़्यादा जो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेवार होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है, तो हानिकारक भी है और लाभदायक दोनों बताना है। तो ऑक्सीजन तो सिर्फ लाभदायक ही है, नाइट्रोजन भी है, ओजोन, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ये हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। लाभदायक इसलिए कि पेड़ पौधे जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में, और ये जो है ऑक्सीजन जो है उत्पाद करते हैं, तो इसलिए लाभदायक है। नेक्स्ट है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है, तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो ये है आपको जैव सुरक्षा समझौता से, जैव सुरक्षा समझौता से है। इसे 29 जनवरी 2000 में जो है इसे स्वीकार किया गया था। 29 जनवरी 2000 को इसको जो है स्वीकार किया गया था। और ये प्रभावी कब हुआ था, तो 2003 से प्रभावी हुआ था, ये भी याद रखेंगे, 2003 से प्रभावी हुआ था कार्टाजेना प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में मैग्रोवा या ज्वारीय वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तो पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में पाया जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में पाया जाता है। और ये अधिकांश जो है समुद्र के द्वारा डेल्टा प्रदेशों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में पारित किया गया था। 9 सितंबर 1972 में पारित किया गया था। और इस अधिनियम के द्वारा कुल 66 धारा इसमें लागू किया गया था, 66 धारा इसमें लागू किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखी गई है, ध्यान रखेंगे, नहीं लिखी गई है, तो द कोर्ट डांसर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। विसर्जन भी रविंद्रनाथ टैगोर, गार्डनर भी रविंद्रनाथ टैगोर। नेचर क्योर जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने नहीं लिखा है, नेचर क्योर लिखे हैं मोरारजी देसाई, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, तो 1937 में, ध्यान रखेंगे 1937 में राष्ट्रपति महात्मा गांधी को पहली बार नामित किया गया था 1937 में। और अंतिम बार नामित किया गया, तो अंतिम बार ध्यान रखेंगे 1948 में नामित किया गया था, अंतिम में। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन पूछा है, तो इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर है बियाना में। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बियाना में है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है, तो पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है, तो चंद्रमा के बारे में ध्यान रखेंगे क्योंकि ये न्यूज में भी है और भारत अभी चंद्रमा पे पहुंचा भी है, तो यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा, तो पीछे का भी याद रखेंगे। अभी जो सबसे पहले चंद्रमा पे उतरा है तो लूना 9, ठीक है, सफलतापूर्वक उतरा था 21 अक्टूबर 1968 में, वो 21 अक्टूबर 1968 में लूना 3 पहल अंतरिक्ष यान जिसे चंद्रमा की पृष्ठ पे चित्र भेजा था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नगिरी मठ स्थित है, तो रत्नगिरी मठ जो है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, रत्नगिरी मठ उड़ीसा में स्थित है। और प्राचीन काल में यह एक महाविहार था या बौद्धि मठ था, बोल सकते हैं बौद्ध मठ था। रत्नगिरी मठ जो है ये बौद्ध मठ था, ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो ध्यान रखेंगे द्रव्यमान संरक्षक का नियम। द्रव्यमान संरक्षक का नियम होता है कि द्रव्यमान को जो का निर्माण न तो किया जा सकता है न इसका विनाश होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और द्रव्यमान भी कुल जो है एक समान होती है, जो आप पढ़े होंगे बैलेंसिंग यानी LHS बराबर RHS। ठीक है, RHS का सिद्धांत फॉलो करता है, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण उसे कहा जाता है जो LHS बराबर हो RHS, यानी परमाणुओं की संख्या जितनी LHS में उतनी RHS में होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं,
52 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा एक दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल किसे कहा जाता है? तो दुर्बल अम्ल में ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा दुर्बल अम्ल है। ठीक है, ये क्या है? दुर्बल अम्ल है CH3COOH। और इसके अलावा और याद रखेंगे एसिटिक अम्ल, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एसिटिक अम्ल, इसको एसिटिक अम्ल बोला जाता है। उसके बाद फार्मिक अम्ल भी दुर्बल अम्ल है। हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S, ये भी दुर्बल अम्ल है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो क्लोरोफिल का घटक नहीं पूछा है, तो कार्बन है, मैग्नीशियम भी है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन ये कैल्शियम जो है क्लोरोफिल का घटक नहीं है, ध्यान रखेंगे। और कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम, ठीक है, ये जो है आपको क्लोरोफिल का घटक है, बाकी ये कैल्शियम जो है नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कार्नेटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो कार्नेटाइट जो है ये यूरेनियम धातु का अयस्क है। कार्नेटाइट और पिंच ब्लेड जो है यूरेनियम धातु का अयस्क है। बाकी जो है आपको एल्युमिनियम का हो जाएगा, एल्युमिनियम का हो जाएगा आपको, एल्युमिनियम का नहीं दिया हुआ है, इसमें जो है मैग्नीशियम दिया हुआ, तो मैग्नीशियम का हो जाएगा डोलोमाइट, इप्सम लवण, ठीक है। बाकी पोटेशियम का हो जाएगा कॉर्नेलटाइट और नाइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वाक्यों पर विचार कीजिए। क्लोरीन और ब्रोमीन हैलोजन वर्ग के तत्व हैं, तो क्लोरीन और ब्रोमीन हैलोजन वर्ग के तत्व हैं, दिया है। गोल्ड तथा प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु का उदाहरण है। लेड ऑक्साइड को लोथर्ज कहा जाता है, तो इसका जो है इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी ये तीनों कथन जो है सत्य है, और ठीक है। और ये हाइलोजन वर्ग किसे कहा जाता है? तो हाइलोजन वर्ग 17 वर्ग संख्या 17 को जो है हाइलोजन वर्ग कहा जाता है, तो ये भी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस बिलियन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विलयन की सांद्रता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लकड़ी के एल्कोहल के रूप में जाना जाता है? तो लकड़ी के एल्कोहल के रूप में मिथिल एल्कोहल को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे के मूल जड़ द्वारा जल को अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? तो ये विसरण क्रिया द्वारा होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको प्रसारण क्रिया के द्वारा होता है, ठीक है, प्रसारण क्रिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा लवक फूल तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं? तो फूल तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करता है कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? फ्लोएम का भाग नहीं है पूछा है, तो फ्लोएम के 4 तत्व होते हैं। फ्लोएम में 4 तत्व होते हैं, 4 तत्वों में जो है ये चलनी नलिकाएं होता है, उसके बाद जो है आपको सकोशिकाएं भी होता है, उसके बाद जो है आपको वास्तु तंतु भी होता है, वाहिकाएं नहीं होता, ये नहीं होता है, इसके स्थान पे होता है फ्लोएम मृदुतक होता है, तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं के लक्षण है? तो जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? तो ये लक्षण है आपको इकाइनोडर्मेटा का लक्षण है। ये संघ के जंतु जो है समुद्र में पाए जाते हैं, ये संघ के जंतु जो है समुद्र में पाए जाते हैं। इनकी त्वचा के ऊपरी सीमा पे जो है कांटे निकला होता है। इसका उदाहरण है जैसे स्टार फिश हो गया, सी अर्चन हो गया और बलिस्टर हो गया, इसका उदाहरण। नेक्स्ट है, रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है, तो रक्त को थक्का बनाने में थ्रोम्बोसाइट मदद करता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन सा रोग संक्रामक रोग का उदाहरण है? संक्रामक रोग का उदाहरण है, तो संक्रामक रोग का उदाहरण है आपका, इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया, ठीक है। नेक्स्ट है, भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती
ये गुजरात के क्षेत्र में पाई जाती है, गुजरात के क्षेत्र में पाई जाती है, ध्यान रखेंगे। और गुजरात के क्षेत्र में ही भैंसों की अधिकतर जो है नस्लें पाई जाती है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, तो पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन ऑक्सिन होता है, ऑक्सिन होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर ध्रुव पर जी का मान होता है, तो पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान जो है, जी का मान सर्वाधिक होता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर जी का मान सर्वाधिक होता है, इसका ए आंसर हो जाएगा। और जी का मान कितना होता है, तो ध्यान रखेंगे जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब पृथ्वी जब पृथ्वी की घूर्णन गति तेज हो जाती है तो जी का मान कम होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। स्मॉल जी का मान, पृथ्वी का घूर्णन जब तेज होता है तो स्मॉल जी का मान कम हो जाता है। और पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर, जब पृथ्वी की घूर्णन गति घट जाती है तो जी का मान बढ़ जाता है, तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोटोन कोण की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो फोटोन कोण की खोज जो है आइंस्टीन ने किया था, फोटोन कोण की खोज आइंस्टीन ने किया था। नेक्स्ट है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है, तो जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहता है, ध्यान रखेंगे, आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, अपरिवर्तित रहता है, ध्यान रखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति। ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आवृत्ति नहीं बदलती, जबकि बदलने वाला चीज़ क्या होता है, तो तरंगदैर्ध्य और चाल जो है बदल जाता है। ध्वनि का चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ध्वनि का चाल पे दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात दाब घटने या बढ़ने पर ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, नाभिक रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है, तो इस नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है, पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। नाभिक रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में बोरॉन या कैडमियम के छड़ का प्रयोग किया जाता है। नाभिक रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में बोरॉन या कैडमियम के छड़ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में कौन सदिश राशि का उदाहरण नहीं है, पूछा है, तो सदिश राशि का उदाहरण नहीं है, तो इसमें कार्य दिया हुआ है, तो ये सदिश राशि का उदाहरण नहीं है, ये आदिश राशि है, तो इसका आंसर पहला ही हो जाएगा। बाकी त्वरण और बल ये जो है सदिश राशि है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको संस्कृत मंत्रालय के द्वारा स्वर धरोहर का जो है आयोजन किया गया है। और दिल्ली में स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया, दिल्ली में स्वर धरोहर का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का उद्देश्य देश की प्रतिष्ठा, कला, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है, तो वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को चुना गया है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को चुना गया है। और इनका उपन्यास क्या है, तो पागल खाना, ध्यान रखना, पागल खाना, ठीक है, प्रदान किया है। जबकि 2021 में जो है 2021 में किसे दिया गया है, तो असगर वजात को, 2021 में असगर वजात, और 2022 के लिए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। ठीक है, और असगत वजात को महाबली नाटक के लिए, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है, तो सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को आईआईटी खड़गपुर में स्थापित किया गया है। ठीक है, परम शक्ति को आईआईटी खड़गपुर में स्थापित किया गया है। और आईआईटी गुवाहाटी को जो है परम कामरूप में स्थापित किया गया, परम कामरूप में। और आईआईटी गांधीनगर परम अनंत में स्थापित किया गया। उसके बाद जो है आईआईटी रुड़की को परम गंगा, सुपर कंप्यूटर नाम है इसका, परम गंगा। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, 74 नंबर क्वेश्चन, तो देख लेते हैं। इसमें भारत के 126वां स्थान प्राप्त है, बिल्कुल सही है। वर्ल्ड हैप्पीनेस में भारत का स्थान जो है 126वां है। ठीक है, फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, तो फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त है, ये बिल्कुल सही है। डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पे है, तो डेनमार्क और आइसलैंड दूसरे और तीसरे पायदान में, तो इसका बिल्कुल सभी जो कथन है सही है। तो आइए इसका
कूट देख लेते हैं। कूट आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है? तो ये किया है आपको मिस्र के साथ, मिस्र के साथ साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है भारत। नेक्स्ट है 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन आपको इंदौर में किया गया है, यानी मध्य प्रदेश में किया गया है। ठीक है, 2023 में इंदौर में मध्य प्रदेश में किया गया है। और इसके मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली थे, मोहम्मद इरफान अली थे, ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा जो है सूरीनामा के भी राष्ट्रपति थे श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी, श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, पर्यटन को प्रोत्साहित देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये स्पेन में आयोजित किया गया है। पर्यटन को प्रोत्साहित देने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी स्पेन में प्रदर्शित किया गया। नेक्स्ट है, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसमें बिहार का स्थान अंतिमवा है, इसमें बिहार का स्थान जो है अंतिमवा है। और रैंकिंग में कर्नाटक जो है, कर्नाटक श्रेष्ठ राज्य है, कर्नाटक जो है श्रेष्ठ पे है और बिहार अंतिम पे है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? तो चालू वर्ष 2023 को जो है मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जा रहा है, मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है 2023 में। नेक्स्ट है, बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है पूछा है? तो बिहार की कुल जनसंख्या है, इसका आंसर बी हो जाएगा 13,07,25,310। ध्यान रखेंगे, जातीय जनगणना 2022 के अनुसार जो है बिहार की जनसंख्या कितनी है? 13,07,25,310, 25,310, तो ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सुधा मूर्ति जो है द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के जो है लेखक हैं। इसके अलावा जो है एस दुल्लत का है ए लाइफ इन द शैडो, और उसके बाद जो है एमिलिया हेनरी का है हैप्पी पैलेस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर। फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य पूछा है? तो गोल्डन बूट पुरस्कार किलियन एम्बापे को दिया गया था, तो ये बिल्कुल सही है, ये जो है बिल्कुल सही है। गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोनेल मेसी को दिया गया था, गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोनेल मेसी को दिया गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीती है, तो अर्जेंटीना ने कह रहा है कि यह दूसरी बार खिताब जीती है, ध्यान रखेंगे। अर्जेंटीना जो है ये दूसरी बार नहीं, ये तीसरी बार खिताब जीती है, तो ये बिल्कुल गलत है, दूसरी बार नहीं, ये तीसरी बार खिताब जीती है। अर्जेंटीना जो है तीसरी बार ये खिताब जीती है। तो और फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एंजो फर्नांडीज को दिया गया, तो फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एंजो फर्नांडीज को दिया गया था। और ये हुआ कहाँ था? तो इसका आयोजन हुआ था कतर दोहा में इसका आयोजन हुआ था। इसका संस्करण नंबर कौन सा है? तो 22वां संस्करण था, फीफा दोहा से ध्यान रखेंगे 22वां संस्करण था। गोल्डन बुक जो है किलियन एम्बापे को, गोल्डन बॉल का लियोन मेसी को, और फीफा यंग प्लेयर एंजो फर्नांडीज को दिया गया था। इसका 22वां संस्करण था, आयोजन हुआ था कतर दोहा में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्य संवैधानिक पीठ की एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति द्वारा किया गया था? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ। न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ के द्वारा जो है उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे।
उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ द्वारा किया गया था। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये तमिलनाडु जो है स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आपको क्रिस हिपकिंस को चुना गया है। नेक्स्ट है, प्रित्ज़कर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो प्रित्ज़कर 2023 पुरस्कार जीता है आपको डेविड एलन चिपरफील्ड ने जीता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अहमदाबाद 3D प्रिंटेड घर का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सम्मिलित, इसमें निकालना है। तो सम्मिलित, इसको सही सम्मिलित है पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तरोग्य उत्सव अरुणाचल प्रदेश में होता है। तरोग्य उत्सव अरुणाचल प्रदेश में। बाकी जो सम्मिलित ने उसको भी देख लेते हैं, तिरुसार पूरम उत्सव। तो तिरुसार पूरम उत्सव जो है ये केरल में होता है, ध्यान रखेंगे। तिरुसार पूरम उत्सव केरल में होता है। खराची उत्सव त्रिपुरा में होता है, ठीक है। और तिरुग्य उत्सव तो अरुणाचल प्रदेश में, सही है। परशुराम कुंड महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य 2023 में रखा है, ध्यान रखेंगे। और WHO द्वारा यह लक्ष्य 2023 में रखा गया है। WHO द्वारा अगर पूछ ले, WHO द्वारा जो है कालाजार का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2030 तक रखा गया है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? तो ये है आपको देवाशीष पांडा है। वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI के अध्यक्ष कौन है? तो देवाशीष पांडा हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या है? तो विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या है? तो इसको भी देखते हैं। तो ऑप्शन है आपका क्लोज द केयर गैप। तो क्लोज द केयर गैप, यही आपको आंसर, क्लोज द केयर गैप, यानी हमेशा जो है अपना ध्यान रखना है। प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2023 का थीम था क्लोज द केयर गैप, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता सृजा अकुला का संबंध किस खेल से है? सृजा अकुला का संबंध किस खेल से है? तो टेबल टेनिस से है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 49वां G7 का जो है कहाँ किया जाएगा? G7 पूछा तो ये जापान में किया जाएगा। और 48वां कहाँ पे हुआ था? तो 48वां G7 का जो है आयोजन हुआ था, वो हुआ था आपको जर्मनी में हुआ था, ध्यान रखेंगे। और 49वां कहाँ होगा? तो जापान में होगा। और 50वां कहाँ होगा? तो 50वां जो होगा इटली में होगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है। तो प्राथमिक घाटा का अनुमान कितना लगाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, यानी 7,06,845 करोड़, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक FDI निवेश करने वाले देश की सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम है, पहले जो है सिंगापुर, मॉरिशस और यूए। टॉप में 3 देश हैं, सिंगापुर, मॉरिशस और यूए। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनका मौसा 15 हो तो दोनों संख्याओं का लौसा क्या होगा? तो इसको आप लोग जानते हैं कि 2 संख्याओं का अनुपात बराबर होता है, एलसीएम लौसा और मौसा होता है। तो मौसा दे दिया है,
दो संख्याओं का अनुपात कितना है, तो 3:4 दिया हुआ है। तो पहली संख्या हम निकाल लेंगे इसमें। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है पहली संख्या निकाल लेंगे। तो पहली संख्या कैसे निकलेगा, तो HCF 15 दिया हुआ है और यहाँ पे अनुपात दिया है पहली संख्या का, तो 15 × 3 तो कितना होगा, पहली संख्या हो जाएगी 15 3 45 और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, तो 15 चौके 60, दूसरी संख्या 60 हो जाएगी। तो हम अब लगा लेंगे कि लसा निकालना है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे मसा, दोनों संख्याओं का लसा बराबर क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे मसा, यानी 45 × 60, ठीक है। अब बाटा में कितना है, तो मसा कितना है, तो 15 कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे इसका आंसर हो जाएगा 180। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन देखें। तो दिया हुआ है कि यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है तो इनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर कितना होगा। तो क्रमिक सम संख्या पूछा है, तो हमने मान लिया कि माना 6 क्रमिक सम संख्या होगा, तो x और उसके बाद x + 2, फिर उसके बाद जो है x + 4 कर लेंगे, x + 4 क्योंकि 3 नहीं लेंगे क्योंकि सम संख्या नहीं है। फिर ये x + 4 हो गया, उसके बाद जो है x + 6 हो जाएगा, उसके बाद x + 8, x + 10 तक ले लें और इसको हम जोड़ते हैं। इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो ये आपको निकल करके आ जाएगा 6x + 30, ठीक है। और 6x + 30, ठीक है। और उसके बाद जो है अब इधर जो है कितना बचेगा, तो 25 × 6 हो जाएगा, 25 × 6। तो हम इसको अब कर देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा आपको 20 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या निकालना है, तो सबसे बड़ी संख्या जो है x 20 आ गया, तो x + 10 कर देंगे तो ये 20 ये हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या 30 हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। और सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो सबसे छोटी संख्या यानी x का मान जो आया है वही हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा सबसे छोटी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या 30 हो जाएगा। और पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर पूछा है, तो 30 में से 20 घटा देंगे तो 10 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि एक वर्ग का विकर्ण, ठीक है, तो यदि एक वर्ग का विकर्ण इतना दिया हुआ है तो क्षेत्रफल कितना होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, तो विकर्ण स्क्वायर बटे में 2, उस पर आप बना लीजिएगा। ऐसे इसका आंसर हो जाएगा 98 का इसका आंसर हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। 99 का क्या आंसर हो जाएगा, तो 99 का आपको आंसर हो जाएगा 238 इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 13 और 1 14 + 1 का क्यू है, ठीक है। और उसके बाद जो है 14 और 22, तो ये 2 का क्यू है, ठीक है, +2 जोड़ा गया है और इसमें जो है +3 जोड़ा गया है। तो ऐसे करके निकालेंगे तो 238 है। 100 नंबर का जो है आंसर हो जाएगा, 100 का आंसर हो जाएगा आपको, इसका ये आंसर हो जाएगा 6 तथा 8। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।